जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने जो एंशिएंट हिस्ट्री का सिलसिला शुरू किया था, उसके तहत बात क्या कर रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इनके महत्वपूर्ण स्थलों पर चर्चा की और उनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं या पूछे गए हैं, उन सारे के सारे प्रश्नों पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। आज हम लोगों को देखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जैसे आज के डेट में जो मकान होते हैं या फिर जो सड़कें होती है या घर का ढांचा किस तरह से होता है, उनकी बनावट कैसे होती है, इन सारी बातों को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना थी और साथ ही साथ इसके जो विशेष संदर्भ, स्पेशल जो सिस्टम था, उनके बारे में हम लोग पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि पढ़ने का मज़ा ही क्या है, विद एक्सप्लेनेशन। तो पहली चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि इसकी जो नगर निर्माण है, नगर निर्माण में जो भवन होते थे या जो नगर का निर्माण किया गया, वो किस तरह से था। नगर निर्माण, अंग्रेजी में अगर कहें तो सिटी प्लानिंग फॉर्मेशन कह सकते हैं। ये नगर निर्माण पहली बार जो इसका प्रमाण मिला, प्रथम साक्ष्य, तो आपको मैंने बताया था प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था। ये जो प्रथम साक्ष्य है, ये मिला था आपको हड़प्पा से। और क्या देखा गया कि जो हड़प्पा है, इसमें जो नगर निर्माण है, ये दो तरीके से बिल्ड किए गए हैं। कैसे? एक ऊंचे स्थान पर, ऊंचे स्थान पर यानी हाई एलिवेशन एरिया पर, और एक निचले स्थान पर, निचले स्थान पर। जिनको ऊंचे स्थान पर बनाया गया, जिनका निर्माण ऊंचे स्थान पर किया गया, उनको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, तो मैंने आपको बता दिया था कि उनका नाम दुर्ग या गढ़ी, उनको दुर्ग या गढ़ी से पुकारा गया। और वो नगर जो नीचे बसाए गए, उनको हम लोगों ने क्या नाम दिया, मतलब जो इतिहासकार है, हम लोगों ने नहीं, जो इतिहासकार है उन्होंने क्या नाम दिया, तो निचला नगर। कैसा नगर? निचला नगर। ऊंचे स्थान पर बनाए गए जो नगर है, बसाए गए जो नगर है, उनको दुर्ग कहा गया, और निचले स्थान पर बसाए गए जो नगर हैं, उनको क्या कहा गया, निचला नगर। और जो गढ़ी या दुर्ग होते थे, ये पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, और जो निचला नगर होता था, इनको कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। ये जो ऊंचे स्थान पर बसाए गए नगर हैं, इसमें शासक यानी जो रूल करते थे, शासक रहते थे। और जो कच्ची ईंटों से निर्मित जो नगर है, जो मकान है, उनमें कौन लोग रहते थे? सामान्य लोग, सामान्य लोग। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि ऊंचे स्थान पर
बनाए गए जो घर है, बसाए गए जो नगर है, वो क्या है? तो वो गढ़ी है। निर्माण किससे होता था? पक्की ईंटों से। कौन लोग रहते थे? शासक। निचले स्थान पर बसाए गए जो नगर है उसको बोला गया निचला नगर। निर्मित किससे होता था? बिल्ड किससे किया जाता था? कच्ची ईंटों से। और रहते कौन लोग थे? शासक। लेकिन एक बात कि कैसे पता चलेगा कि कोई कहाँ से कहाँ तक जो दुर्ग है वो कितने एरिया में है और कितने एरिया में आपका निचला स्थान है? तो इन दोनों को अलग करने के लिए क्या होता था? एक दीवार बना दिया जाता था और इस दीवार के माध्यम से ये एक बाउंड्री की तरह ही काम करता था कि यहाँ से जो ऊपर है ये दुर्ग है और यहाँ से जो नीचे है वो क्या है? वो आपके निचला नगर है। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। पहली बार प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हड़प्पा से ही दुर्ग का प्रमाण मिला, नहीं। दुर्ग का प्रमाण लगभग सारे के सारे जितने भी स्थल, महत्वपूर्ण स्थल है, उनसे मिला है। लेकिन चूंकि पहली बार मिला हड़प्पा से, इसलिए हम लोगों ने बात ही किस पर करी है? हड़प्पा पर। मतलब सबकी बनावट लगभग ऐसी ही थी। और आप कमेंट में बताएं कि वो कौन सा स्थल था जहाँ पे जो दुर्ग है ये ईंटों से ना बना करके पत्थरों से बनाया गया था। आपको मैंने बता रखा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोग को जो देखना है वो क्या देखना है, हम लोग बात कर लेते हैं मोहन जोदड़ो का विशाल, बताइए क्या मिला था? स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट बाथ का प्रमाण देखा गया, एविडेंस पाया गया। ये जो विशाल स्नानागार है ये किस तरह से बने होते थे समझ लीजिए, इस तरह से। और इस ग्रेट बाथ में जाने के लिए क्या होते थे? दो तरफ से सीढ़ियाँ थी। ये उत्तर है और ये दक्षिण है। उत्तर और दक्षिण दोनों दिशा में सीढ़ियों का प्रमाण पाया गया। और साथ ही साथ ये देखा गया कि तीनों ओर रूम बने हुए हैं, छोटे छोटे। तीनों ओर मतलब किधर? ये आपके पूरब है, ये आपके पश्चिम है और ये आपके दक्षिण है। उत्तर में किसी भी प्रकार का रूम नहीं पाया गया, तीन ही और रूम पाया गया। और वो तीन दिशा कौन कौन सी? तो आपसे पूछा जाएगा कि जो ग्रेट बाथ है वो ग्रेट बाथ, उस ग्रेट बाथ के कितने और मतलब कौन कौन सी दिशा में रूम का प्रमाण मिला? तो दक्षिण में, पूरब में और फिर पश्चिम में। और यहाँ पे जो लोग रहते थे ना, यहाँ पे पुरोहित लोग रहते थे। पुरोहित का मतलब जो पूजा पाठ करवाते थे। और ये जो ग्रेट बाथ है, इस ग्रेट बाथ का जो उपयोग किया जाता था ये विशेष संदर्भ में किया जाता था। विशेष रूप से, विशेष रूप से का मतलब जैसे कोई धार्मिक कार्य हुआ, पूजा हुआ, तो पूजा के लिए या किसी और धार्मिक कार्य को संपन्न करने के लिए क्या किया जाता था? इस ग्रेट बाथ के पानी का उपयोग किया जाता था। और इसकी अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन मतलब इसकी जो आयाम है, तो आयाम में ये क्या था? 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और फिर 2.5 मीटर गहरा। 12 गुना 7 गुना 2.5। ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया उसकी डायमेंशन क्या थी? 12 गुना 7 गुना 2.5। इसको ध्यान में रखें।
तो मुझे लगता है कि ये समझ आ गई होगी आपको। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। जो विशेष रूप से इसका उपयोग किया जाता था पूजा के लिए, पाया कहाँ गया? मोहनजोदड़ो में। क्या पाया गया? स्नानागार। 3 तरफ क्या थे? कमरे बने हुए थे। कौन कौन 3 तरफ? दक्षिण, पूरब और पश्चिम। उत्तर में किसी भी तरह के रूम का प्रमाण नहीं पाया गया। और इस ग्रेट बाथ में उतरने के लिए 2 तरफ सीढ़ियाँ थी। कौन कौन तरफ? एक तो उत्तर की ओर, दूसरा दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर और दक्षिण की ओर से सीढ़ियाँ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं अन्नागार की। आपको मैंने बताया था कि जो अन्नागार का प्रमाण है, ये अन्नागार का प्रमाण पहली बार हम लोगों ने कहाँ से पाया था? ये भी हड़प्पा से ही पाया था। पहली बार अगर प्रमाण की बात करें, प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? प्रथम साक्ष्य ये मिला आपको हड़प्पा से। लेकिन सबसे बड़ा जो अन्नागार प्राप्त हुआ, मतलब अन्नागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ, वो कहाँ से? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अगर प्रथम साक्ष्य कहे तो हड़प्पा, सबसे बड़ा कहे तो मोहनजोदड़ो। क्या और कोई ऐसा स्थल था जहाँ से अन्नागार का प्रमाण मिला? भाई ज़रा सोचे, आप खुद ही सोचे। अन्नागार का मतलब क्या है? अन्न रखने का जो जगह है, अन्न को भंडारित करने का जो जगह है वो अन्नागार है। तो अन्न, जब तक अनाज नहीं रखेंगे आप स्टोर करके, तो फिर खाएंगे क्या? इसका मतलब ये है कि अन्नागार का प्रमाण सारे स्थलों से मिले हैं, लेकिन पहली बार कहाँ से मिला? हड़प्पा से। और सबसे बड़ा जो अन्नागार मिला वो कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार भी कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। अन्नागार भी कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी थी? लेंथ की अगर बात करें, लेंथ 45.72 मीटर। कहने का मतलब 45 मीटर 72 सेंटीमीटर। ये क्या था? लंबा। ठीक है। उसके बाद अगर ब्रेड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो ये चौड़ा कितना था? तो इसका 3 गुना कर दीजिए और इसका भी लगभग कितना? 23 या 69, 3 जोड़ दीजिए 72 हो जाएगा। याद रखने के लिए, वैसे आप जैसे याद कर सकें कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में क्योंकि विशेष है। अन्नागार तो सब जगह से मिले, लेकिन मोहनजोदड़ो के ही अन्नागार के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ तो बात है। बात यही है कि आपको याद रखना होगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो लोथल आपको मैंने बताया था, लोथल है कहाँ? गुजरात में। लोथल से जो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? गोदीबाड़ा। ये गोदीबाड़ा क्या था? आज जहाँ जहाज़ आके रुकती है या रुकता है वो गोदीबाड़ा है, मतलब बंदरगाह है। उस समय इसको गोदीबाड़ा के नाम से जाना जाता था। तो ये जो लोथल है, लोथल का जो गोदीबाड़ा है, ये देखिए कैसे होता था। ये इस तरह से दीवार से, चारों तरफ दीवार से बिल्कुल बंद होता था और इसके उत्तर की ओर द्वार था और उत्तर की ओर क्या थी? नदियाँ थी। थोड़ा ज़्यादा करीब हो गया इसलिए मैं बोल तो दिया ना। ये नदियाँ हैं। अब ये नदियाँ क्यों? अब मान लीजिए यहाँ से नदियाँ हैं इस तरह से, और इन नदियों से बिज़नेस करना है, या इधर भी नदी है,
इधर से नदियां हैं। अब चूंकि यहाँ पे जहाज़ को रुकने का स्थान है, ये जहाज़ को यहाँ पे रखा जाता है और यहीं से बिजनेस कंडक्ट होता है, तो इसका मतलब है कि द्वार किधर होना चाहिए? नदी की ओर। और ये जो था, ये आपका क्या था? स्थलीय भाग था, स्थलीय भाग। तो किस ओर, किधर पा रहे हैं आप? जो गोदीबाड़ा है, गोदीबाड़ा में जो आप देख रहे हैं कि जो द्वार है, वो द्वार किधर है साथियों? तो द्वार आपका उत्तर की ओर है और जो द्वार है वो जुड़ा किससे है? नदियों से। क्यों? बिजनेस के लिए। और दक्षिणी भाग में क्या पाया गया? स्थल पाया गया। और ये जो स्थल है, ये स्थल, इन स्थलों में क्या शहर बसाए गए थे, नगर बसाए गए थे। अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की। लंबाई की अगर बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 218 मीटर ये लंबी थी। चौड़ाई कितनी थी? तो चौड़ाई इसकी 37 मीटर। और अगर गहराई की बात करें तो गहराई लगभग 3.3 मीटर। लेकिन कुछ किताबों में 3.5 मीटर भी पाया गया है। ये मैं जो डाटा आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे जितने सारे डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी तरह से NCERT वाली जो किताब है, NCERT, मैं वहीं से डाटा कलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। और एग्ज़ाम में आपको जो प्रश्न पूछा जाता है, उसका जो आंसर दिया जाता है, तो वो NCERT के आधार पर ही दिया जाता है। तो इन बात का आपको ख्याल रखना है। इसके बाद अगर और देखें तो जो रेसिडेंस हाउस है, यानी आवासीय भवन, कैसा भवन? आवासीय भवन, रेसिडेंस हाउस, ये कैसा होता था? देखिए, ये क्या है? एक आंगन है। इस आंगन के चारों ओर, अरे नीचे आओ ना, ये आंगन है और आंगन के चारों ओर क्या बनाए जाते थे? घर बनाए जाते थे। ये सारे के सारे क्या है? रूम है, कमरे बनाए जाते थे। घर तो ये पूरा है, आंगन मिला के पूरा घर है। और इसमें क्या होता था? कमरे बनाए जाते थे, मतलब रूम बनाए जाते थे। साथ ही साथ जो एविडेंस पाया गया, वो क्या पाया गया कि इस आंगन से लगा हुआ शौचालय मिला। और क्या मिला? कहीं पर रसोई घर मिला। और क्या मिला? स्नानगार, स्नानागार। तो ज़रा सोचिए, उस समय के लोग कितने सभ्य लोग थे। ज़रा सोचिए, उस समय ये सारे के सारे प्रमाण उस समय के हैं, तो इसका मतलब कितने सुलझे हुए लोग होंगे। और आंगन से बाहर निकलने के लिए एक तरफ, किसी एक तरफ गली होती थी। मान लीजिए यही गली है, और जो गली का डिज़ाइन होता था वो डायरेक्ट नहीं होता था, इस तरह से होता था। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई सड़क है, तो इस सड़क में आने जाने वाले जो लोग हैं, वो अगर देखे तो सीधे आंगन दिखाई ना पड़े। इधर से आना है आपको यहाँ, यहाँ से फिर आपको आना है यहाँ। तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज थे, बहुत आगे थे। किस मामले में? जो आपके नगर निर्माण की योजना थी, इस मामले में बहुत आगे थे। चलिए और बात कर लेते हैं। क्या?
इसमें और कुछ बात करनी है? इसमें और कोई बात ही नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं साथियों, क्या चीज़ की, ये और बात कर लेते हैं क्या, कि जो मकान थे, मकान कैसे होते थे। ये जो आवासीय भवन है, इसमें यहाँ लिख दूँ, नहीं यहाँ लिख देता हूँ। जो मकान बनाए जाते थे, ये मकान दो तरीके से होते थे, या तो एक मंजिला, एक मंजिला, एक मंजिला, ठीक है, या फिर बहु मंजिला, मतलब सिंगल फ्लोर, और यहाँ पे कह सकते हैं मल्टी फ्लोर, बहुत सारे मंजिल। ये जो एक मंजिला होता था, इसमें खिड़कियाँ नहीं होती थी, लेकिन जो बहुमंजिला होता था, इसमें खिड़कियाँ होती थी। और अगली बात अगर करें, तो जो बहुमंजिला होता था, इसको, इस मकान को सजाया कैसे जाता था, तो मिट्टी से लेप कर, मिट्टी से लेपना समझ रहे होंगे ना आप, मिट्टी से लेप करके इसको अच्छे से सजाया जाता था। जबकि ऐसा देखा गया कि जो एक मंजिला होता था, वो ज़्यादातर सजे हुए नहीं पाए गए। तो यहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि जो एक मंजिला होगा, वो जो इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी बहुत अच्छी नहीं होती होगी, शायद उनकी होती होगी, और जो बहुमंजिला होगा वो सजा हुआ पाया गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो बहुमंजिला मकान है, वो किसी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते होंगे। तो मकान की जो बनावट है वो कुछ इस तरह से हुआ करता था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो सड़कों की बात कर लेते हैं, कि जो सड़कें होती थी, सड़कों का जो निर्माण था, वो किस तरह से किया जाता था। देखिए, समझ लीजिए, ये जो सड़क है, और ये जो सड़क है, और ये सड़क ही है लेकिन छोटी सड़क है, इसको गली कह सकते हैं आप। ये मुख्य सड़क और ये छोटी सड़क, इसकी जो चौड़ाई होती थी, तो इसकी चौड़ाई लगभग 9.14 मीटर, मीटर फीट नहीं, लगभग अगर कहें तो 30 फीट। लेकिन इसकी जो गली है, गली की जो चौड़ाई होती थी, लगभग आप कह सकते हैं 3.3 मीटर, मतलब लगभग 10 फीट। ये जो मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क और जो गली है, एक दूसरे को समकोण पर काटता है। देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट, ये बिल्कुल स्ट्रेट, और इन दोनों को अगर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पे समकोण बनेगा। ऐसा सिस्टम क्यों किया गया था, ताकि यहाँ पर ये जो खाली एरिया है, यहाँ पे नगर बसाया जा सके। और अगर एक नगर को दूसरे नगर से जोड़ना हो, तो कैसे? गलियों के माध्यम से। तो इस पद्धति को, ये जो पद्धति आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड प्रणाली। कैसा प्रणाली? ग्रिड प्रणाली, यानी जाल सा बिछा होना। तो जो सड़कें होती थी, मुख्य सड़कों की लंबाई कितनी, चौड़ाई, लंबाई तो जहाँ तक जाए, चौड़ाई कितनी है? लगभग 30 फीट, 9.14 मीटर। और जो गलियां हैं, गलियां क्या करती थी? एक नगर को दूसरे नगर से जोड़ने का काम करती थी, या फिर एक छोटे कस्बे को दूसरे कस्बे से जोड़ने का काम करती थी सड़कें। और एक मुख्य सड़क को
दूसरे मुख्य सड़क से भी जोड़ने का काम करती थी गलियां। ऐसे थे हमारे पूर्वज। इनके बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी था कि उस समय के लोग किस तरह से रहते थे, उनका खान पान कैसा था। चलिए, खान पान की जब बात आ ही गई है तो हम लोग बात कर लेते हैं इनके जल प्रबंधन के बारे में। इनका जो जल प्रबंधन वाली व्यवस्था है, जल प्रबंधन कैसा होता था तो साथियों देखिए, जब इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने जब खोज करी तो पाया क्या गया कि लगभग सभी घर में, प्रत्येक घर में जल के संचय के लिए क्या होता था, कुआं होता था। तालाब नहीं, कुआं, कुआं, ठीक है, जिसको वेल कहते हैं, कुआं होता था। और सार्वजनिक कुआं भी होता था। कुआं ये दो तरह के होते थे, एक तो आपका निजी हुआ, है ना, अपना, और अगर कहीं जा रहे हैं आप तो हो सकता है कि रास्ते में जाते हुए आपको प्यास लग जाए, तो ऐसे में क्या करेंगे आप, तो ऐसे में आपको जो पीने के लिए व्यवस्था किया गया वो सार्वजनिक कुआं। जैसे अभी आप कभी कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे कि रोड के अगल बगल में ट्यूबवेल का व्यवस्था होता है, सार्वजनिक ट्यूबवेल। उसी तरह से उस समय चूँकि ट्यूबवेल तो था नहीं, तो कुआं जो खोदा गया तो इस पर्पज़ से भी खोदा गया कि जो लोग आना जाना करेंगे उनके लिए भी बेहतर व्यवस्था हो सके। जब जल प्रबंधन हुआ तो इसका मतलब जल का निकासी भी तो होना चाहिए। अब जैसे कुआं है तो कुआं के पानी से भोजन बनाएगा, कपड़े धोएगा, नहाएगा, तो वो जो पानी है वो पानी कैसे बाहर जाता था। तो जल प्रबंधन की व्यवस्था के साथ साथ हम लोग जल निकासी को भी देख लेते हैं। जल निकासी, तो जल निकासी के लिए क्या होता था, जैसे यहाँ देखें, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये बहुत सारे घर हैं। अब इन घरों से क्या करना है, पानी को बाहर निकालना है, और आपकी जो मुख्य सड़क है वो यहाँ है। तो इसके आसपास छोटी छोटी नालियाँ हुआ करती थी, और ये जो नालियाँ हैं ये सड़क के किनारे जो बड़ी नालियाँ होती थी इनसे जोड़ दिया जाता था, और यहाँ से पानी इस नाली के माध्यम से होते हुए इस तरह से बड़ी नालियों के द्वारा बाहर निकल जाती थी, मतलब वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाती थी। पानी बाहर निकल जाता था, थी नहीं, बट क्या यार। तो जल प्रबंधन के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, जल निकासी को भी देख लेते हैं कि जो जल खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो वो जल किसी ना किसी तरह से वेस्ट तो हुआ। अब वेस्ट जो हुआ तो उसको बाहर निकालना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं थी। तो देखिए, जैसे ये कोई, मान लें ये कोई शहर है या ये कोई घर है, ऐसा समझ लें आप, और यहाँ पे क्या है, मुख्य मार्ग है। तो मुख्य मार्ग के बगल में क्या होता था, नालियाँ, ठीक है। और ये जो नालियाँ हैं ये घर के आसपास की छोटी छोटी नालियों से जुड़ा होता था, और इन नालियों का पानी किस में जाएगा, बड़ी नालियों में। और ये जो बड़ी नाली है इससे होकर के पानी कहाँ चला जाएगा, शहर से बाहर कहीं चला जाएगा, जहाँ भी इसके लिए व्यवस्था किया गया होगा। तो इस तरह से था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर निर्माण है, और कुछ विशेष बातें, वो सारी बातें इसमें है।
तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी, और इनसे संबंधित जो प्रश्न है अभी नहीं बताऊंगा, इसमें और भी कुछ बाकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो अगले वीडियो में बताऊं, क्योंकि कहीं वीडियो ज़्यादा ड्यूरेशन का ना हो जाए। तो इसलिए आज की क्लास मैं यही रखता हूं, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।